साइंस के रूल सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन में बिल्कुल उसी प्रकार से एप्लीकेबल होते हैं। न्यूटन का गति विषयक जो पहला नियम है वो इस प्रकार से है कि किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप न होने की स्थिति में चलने वाली वस्तु सरल रेखा में चलती रहती है और रुकी हुई वस्तु रुकी रहती है। यानी कि अगर आप बैठे हो तो बैठे रहने की ओर ही आपका झुकाव होता है और उसी मुद्रा में बने रहने की इस प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए थोड़ी मेहनत आपको जरूर करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम एक बार चलना शुरू कर दें तो हमारे लिए चलना बेहद आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, प्रकृति के इस नियम का लाभ उठाएं, तुरंत निर्णय लें और तुरंत चलना शुरू कर दें। याद रखिए कि अनिश्चयी हुआ आदमी कभी भी सफल नहीं होता है, क्योंकि सफल होने के लिए कुछ करना पड़ता है, कदम उठाना पड़ता है और निर्णय लिए बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप जो निर्णय लें वो हो सकता है कि गलत हो, या फिर ये भी संभावना है कि वो सही हो। यानी कि कोई भी निर्णय 100% सही होगा, इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन एक गलत निर्णय भी आपको बहुत कुछ सिखा जाता है, या यूँ कहिए कि सफल लोग निर्णय तक जल्दी पहुँचते हैं और बार बार निर्णय नहीं बदलते हैं। जो बार बार निर्णय बदलता है, ऐसा समझिए कि सफलता के नियम उसके लिए काम नहीं करते हैं। ऑल ओवर आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, आपके आसपास की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं और लोग हैं, उनसे प्रेरणा लेकर अपने कार्य में आपको निरत होना चाहिए। और सफलता का एकमात्र यही नियम है, और अगर आप इसे आप समझ गए तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान का के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज, और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर एक तस्वीर देख पा रहे होंगे, और इस तस्वीर में बीएड और बीटीसी के योग्य अभ्यर्थियों की गुहार, कट ऑफ 90-97 के पक्ष में डबल बेंच जाने के लिए। मतलब पूरा मामला ये है फ्रेंड्स कि बीटीसी और बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बैनर लहराए हैं। शामली में भाजपा की जनसभा के दौरान विरोध जताते हुए बीटीसी शिक्षकों ने एक बैनर पोस्टर यहाँ पर लहराया, और इसमें ये कहा कि जो योग्य शिक्षक हैं उनके चयन करने के लिए जो कट ऑफ 7 जनवरी को सरकार के द्वारा लगाई गई थी, तो उस कट ऑफ के पक्ष में सरकार को डबल बेंच जाना चाहिए और उसके बाद इस प्रक्रिया को इसी पैटर्न पर पूरा करना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने मंच से आश्वस्त किया है कि बीटीसी और बीएड डिग्री धारकों के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, और इसके बाद प्रदेश के पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उनका ज्ञापन भी लिया। ज्ञापन में शामली निवासी काजल, तस्लीम, निधि पवार और वगैरह बहुत सारे लोग इसमें शामिल रहे। प्रदेश के करीब 4.5 लाख बीटीसी बीएड धारकों ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था। 7 जनवरी को न्यूनतम कट ऑफ 60 से 65% रखी गई थी, और इस उत्तीर्ण प्रतिशत को पार न कर पाने वाले कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और इस भर्ती में लगभग 42,500 शिक्षा मित्रों ने प्रतिभाग किया है। मतलब एग्जैक्ट डेटा जो है वो है 42,500 का, जिन्होंने 1981 नियमावली के द्वारा अनुभव के लिए अधिकतम 25 गुणांक भी दिया जा रहा है। सरकार से शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की मांग की है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एक अगली खबर भी है। ये खबर ये है कि शामली में ही आरके इंटर कॉलेज में कैराना लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षुओं ने सभा के बीच में बैनर दिखाकर अपना ध्यान आकर्षित किया, और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को बहाल करने की मांग की। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो कुछ भी है वो आपके सामने है। यानी कि मुख्यमंत्री ने मन से उन्हें आश्वस्त किया है कि बीटीसी और बीएड डिग्री धारकों के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल इस पर अभी तक सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है, और जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है आपको सूचित किया जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को। इसमें यह कहा गया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 के न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत को बदलने के लिए पारित माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट बेंच रोस्टर को ध्यान में रखते हुए उचित खंडपीठ के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए ये जो है सौंपा गया है। और फ्रेंड्स, इसमें यह बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 6 जनवरी को हुई थी और 7 जनवरी को इसमें कट ऑफ लागू किया गया, तो इसके बाद इस कट ऑफ से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो पाती। लेकिन इस भर्ती में लगभग 42,500 शिक्षा मित्रों ने प्रतिभाग किया है, जिनको 1981 नियमावली द्वारा अनुभव के लिए अधिकतम 25 गुणांक
दिया जा रहा है। देखा जाए तो 150 अंकों की परीक्षा में यह 63 अंक देने के समान है। 60-65% उत्तीर्ण को एकल पेट द्वारा रद्द किया गया है, जिससे परीक्षा में अधिक अंक लाने वाले बीटीसी बीएड जो उपाधिधारी हैं वो भी शिक्षा मित्रों के भारी भरकम 25% भारांक के कारण वो भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह समस्या जो है उसके बारे में अपील ये की गई है कि जो कट ऑफ लागू की गई है सरकार के द्वारा, उसको जो है लागू करवाने के लिए सरकार को डबल बेंच में जाने के लिए अपील की गई है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एकल पीठ के निर्णय का अनुपालन न करते हुए इसके विरुद्ध हाई कोर्ट बेंच रोस्टर को ध्यान में रखते हुए उचित खंडपीठ के समक्ष अपील दाखिल करने की कृपा करें, जिसमें महाधिवक्ता के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल को सरकार द्वारा एंगेज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि शिक्षक आचार्य चाणक्य की भांति होना चाहिए, अतः 60-65% का बचाव करते हुए प्रतिभाशाली शिक्षकों को गांव के गरीब बच्चों को शिक्षित करने का अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करने की कृपा करें। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में अब जो ये विज्ञापन सौंपा गया है इस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और यहाँ पर खबर है एसएससी से जुड़ी हुई। कोर्ट ने मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा पेपर लीक की केस डायरी और स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पीठ अब 11 अप्रैल को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने 1 अप्रैल को आयोग को एसएससी सम्मिलित स्नातक लेवल यानी कि सीजीएल 2017 की पुनः परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की इजाज़त दी थी। कोर्ट ने कहा कि संस्थान के कुछ भ्रष्ट लोगों के कारण लाखों बेरोजगार युवकों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। एसएससी ने जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। पिछले साल 31 अगस्त को कोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। और इसी के साथ फ्रेंड्स, एक खबर ये भी है कि अब यूपी बोर्ड की जो कापियां हैं वो उनको जांचने में विलम्ब हो रहा है, क्योंकि जो अध्यापक हैं उनकी चुनाव में ड्यूटी लग चुकी है। फिलहाल अब उम्मीद ये है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि निर्वाचन कार्य में लगे होने के कारण जो अध्यापक हैं उनकी वजह से इसका मूल्यांकन कार्य और जो अन्य कार्य हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 8 से 26 मार्च के बीच हुआ। समय से मूल्यांकन का काम पूरा होने के बाद बोर्ड की योजना थी कि अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने भी बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव कार्य से मुक्त रखने को कहा था, और इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने मेरठ और बरेली में हो रहे पहले चरण के चुनाव में मेरठ और बरेली क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी, जिससे काम प्रभावित हुआ। और सचिव नीना श्रीवास्तव का कहना है कि मेरठ एवं बरेली क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों का चुनाव में लग जाने से परीक्षा का काम प्रभावित हुआ है। फिर शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो 8वीं तक जो लागू हुआ था, अब उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने 12वीं तक लागू करने के बारे में कहा है। 8वीं कक्षा के बाद सैकड़ों बच्चों को स्कूल से निकालने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 12वीं तक शिक्षा का अधिकार देने पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव को इस बाबत सप्ताह के अंदर, मतलब कुल 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र जारी करने का भी आदेश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई अब 27 मई को होगी। कोर्ट ने आदेश गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की तरफ से दायर जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में शिक्षा का अधिकार के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में 12वीं तक शिक्षा दिए जाने की मांग की गई है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि टीजीटी 2011 का अभी कुछ विषयों का साक्षात्कार शेष है, जो कि 2 मई से शुरू हो रहा है। और स्थिति ये है कि लंबे समय के बाद भी परिणाम जारी करने के बावजूद बोर्ड की गलतियां जो हैं वो थम नहीं रही हैं। चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी वर्ष 2011 के लिए अंग्रेजी विषय का साक्षात्कार 22 से 27 अक्टूबर 2018 में कराया था। दावा है कि इसमें सामान्य ओबीसी और अनुसूचित जाति आदि वर्गों का इंटरव्यू पूरा हो चुका है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थी सूचीबद्ध नहीं हो सके। अब रिजल्ट देने के समय अफसरों को अंग्रेजी की सुधि आई है। अब टीजीटी वर्ष 2011 अंग्रेजी एसटी विषय का परिणाम जारी किया गया है। इसका साक्षात्कार 2 मई को कराने का ऐलान किया गया है। अब इस विषय का परिणाम कब आएगा तय नहीं है। ऐसे ही चयन बोर्ड ने प्रवक्ता वर्ष 2011 भूगोल विषय का परिणाम 6 अप्रैल को जारी किया। 2 दिन बाद सामान्य और ओबीसी पैनल में संशोधन किया गया है। बाकी पैनल यथावत रहने की सूचना वेबसाइट पर दी गई है।
चयन बोर्ड ने प्रवक्ता मनोविज्ञान का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है और इसकी लिखित परीक्षा जून 2016 में हुई थी, जबकि साक्षात्कार जून 2018 और फरवरी 2019 में कराया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपको बता दें कि विश्वविद्यालयों को अप्रवेश के दौरान ही प्रत्येक कोर्स और विषयों की आरक्षित सीटों का ब्यौरा देना होगा और इसका निर्धारण समाज के अलग अलग वर्गों को दिए गए आरक्षण के हिसाब से होगा। यूजीसी ने फिलहाल सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को इसके अमल के निर्देश दिए हैं। साथ ही संस्थान में प्रवेश के लिए उपलब्ध कुल सीटों में से ऐसी सीटों को चिन्हित करने के साथ ही इन्हें प्रदर्शित भी किया जाए। तो मतलब ये है कि यूजीसी ने यह निर्देश ऐसे समय दिया है जब हाल ही में सामान्य वर्ग के सामान्य रूप से आर्थिक कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में इस समय इस पर पहली बार अमल होगा। फिलहाल एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का जो प्रावधान है, अब इसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिया गया 10% आरक्षण भी जुड़ जाएगा और इस वजह से 10% सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मतलब ये कि आपको पहले से ही पता होगा कि किस शिक्षण संस्थान में कितनी सीटें हैं और इसके अकॉर्डिंग आप जो है आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अध्यापकों की ज्वाइनिंग में आचार संहिता बाधा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने में चुनाव आचार संहिता बाधा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आचार संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिससे शिक्षण संस्थाओं में नियुक्ति या ज्वाइनिंग रोकी जा सके। न्यायमूर्ति प्रकाश पढ़िया ने आचार संहिता को आधार बनाकर नियुक्ति पा चुकी अध्यापिका निशा शर्मा के कार्यभार को ग्रहण करने पर रोक लगाने संबंधी बीएससी गाजियाबाद के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने बीएससी को निर्देश दिया कि 10 दिन के भीतर नए सिरे से ज्वाइनिंग आदेश जारी करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खबरें और आपको बता दें चलते चलते कि मंडी परिषद की जो परीक्षा है वो 30 और 31 मई को होनी है। साथ ही साथ लोअर पीसीएस की जो परीक्षा फ्रेंड्स सूचना प्राप्त हो रही है कि यह मध्य जून तक हो सकती है और इस हिसाब से आपके पास वक्त काफ़ी कम है। चैनल पर अब नियमित रूप से यानी कि कल जो भी तारीख है, ठीक है, कल 11 अप्रैल से इस चैनल पर नियमित रूप से जो है प्रैक्टिस सेट लोअर पीसीएस के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हर प्रैक्टिस सेट में आप जरूर पार्टिसिपेट करें और मैक्सिमम लोग इसे पार्टिसिपेट करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस और जिस प्रकार के पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के पैटर्न पर यहाँ पर जो मॉक टेस्ट होगा वो आधारित होगा। प्रश्नों की संख्या इसमें हर जो है टॉपिक को ध्यान में रखते हुए 30 से 40 रखी जाएगी। तो आप लोग अगर आप सफलता चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री इस मॉक टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए एक रामबाण टेस्ट सीरीज जरूर साबित होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।